24 कौन सा था, कल का टेस्ट था, ठीक है, तो वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, x/10 plus y/5 -1 equal to 0 and x/8 plus y/6 is equal to 15। तो करवाया हुआ है ना। इसमें क्या करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, एलसीएम ले लो, कोएफिशिएंट जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स है, 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। टेस्ट कब देना तुमने, आरव? हाँ जी टेस्ट। और कौन नहीं आया था, लव, तुम्हें तो जाना था अभी, वेरी गुड। हाँ जी इधर लियो, कम है। सुखमीत ऑनलाइन क्यों, जसलीन साइंस क्लास में आई थी आज, नहीं आई? अच्छा, कौन गया था साइंस क्लास में? साइंस बैकअप क्लास की कोई गया था आप में से? कोई भी नहीं गया? लक्षित, मान्या, जसलीन, कबीर बीमार है कि पता है उसके बारे में नहीं आ रही है क्यों? हाँ, नो आइडिया। हाँ, वो तो उसने कहा था आई थिंक। अच्छा, उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट है वर्क, उनका बैकअप नहीं है, अगर कुछ रहता होगा तो वो होगा ना। अब 8 और 6 का एल्सियम लेंगे तो क्या होगा, 24, है ना। यू कैन टेक 48 ऑल्सो, दैट डजंट मैटर, आपको सिर्फ इनको सेम करना है। और जब हमें ये नहीं समझ में आता 1/8 1/6 कोएफिशिएंट्स नहीं समझ में आते, इट्स बेटर टू टेक द एलसीएम। तो 24 लिया, ये आ जाएगा 3x प्लस 4y और 15 इंटू कर देंगे 24। ये चीज समझ में आती है सबको? 240 प्लस 120 कितना होगा, 260। गीतांश नहीं आएगा, कबीर नहीं आएगा, जसलीन का नो आइडिया, देन यू हैव मान्या, ये लो मान्या। लक्षित, लक्षित कहाँ गया हुआ, पीछे पेपर देना मान्या को, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद हम हमें सॉल्व करना है इसे। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है एंड 2 वेरिएबल्स। समय समय इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 360 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाता है 3x प्लस 6y माइनस 30 इक्वल टू 0। साइन चेंज, सॉल्व करो साथ साथ बच्चे। यहां से साइन चेंज में दिस विल बिकम माइनस, तो माइनस 2y माइनस और प्लस माइनस 330 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 330/2, 165 माइनस y की वैल्यू आ गई माइनस 165। अब ये माइनस 165 कहीं भी आप कर सकते हो, हियर हियर व्हेरेवर व्हिचएवर इक्वेशन यू फाइंड कंफर्टेबल इन। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, -10 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 330 माइनस 10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 340। तो खत्म। और अगर आपको लगता है कि ये कोई डाउट है इसमें, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू डिविजिबल बाय 10, तो ये 34 माइनस 65 33 हो गया, -1 इक्वल टू 0, ये भी हो रहा है, ठीक है। ये टेस्ट का क्वेश्चन था। दिस इज इन केस हमें पता क्या है, हमारी डिफिकल्ट वाली इक्वेशन जो थी पहले एक एक्सरसाइज थी 3.6, उसमें पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट वाली इक्वेशन थी जहां पर वी सेड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अब वो हो चुकी है बिल्कुल डिलीट, राइट। तो अगर अब वो हमने इक्वेशन हटा दी है, तो उसकी जगह अब सिंपल तो इक्वेशन देकर मैं आपको कहूंगी सॉल्व करो, डजंट मेक सेंस। तो क्या होगा, जिसमें कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, जो इस बार पेपर में भी आया था, लास्ट ईयर भी सभी पेपर में क्वेश्चन था, इस बार भी था, और इस बार फाइनल पेपर में भी था, लीनियर इक्वेशंस था। देयर वाज नो स्टेटमेंट प्रॉब्लम एज सच, ग्राफ का इक्वेशन था प्लस इनफाइनाइटली मेनी के क्वेश्चंस थे दो जगह पे, ठीक है ना। तो अगर उस पैटर्न पे चलते हैं तो ये क्वेश्चन अब सरफेस होकर आएंगे कि नहीं इनफाइनाइटली में गलती होती है, इसमें गलती होती है, और लीनियर इक्वेशन होंगी। सैंपल पेपर में जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशंस का, वो आया था, जो आमतौर पे हम कहते हैं क्लास में नहीं करवाना कि नहीं आएगा, ओलंपियाड या फिर उस लेवल का उसमें आ जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं जो हमें मुश्किल आ रही थी मोस्टली, जो विच आई फिगर आउट वाज इन लीनियर इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम, सेवंथ क्वेश्चन इसका ही। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में लक्षित कल टेस्ट नहीं दिया, घर से करके लाना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन में कहा है फाइंड पी एंड क्यू इफ द फॉलोइंग लाइंस आर कोइंसिडेंट। 2x plus 3y equal to 7, 2px plus py is equal to 28 minus qy। पहली बात तो आपने इक्वेशंस की जगह क्या देखना है, पहला वर्ड कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का केस मतलब तीनों नॉट इक्वल, तीनों इक्वल। कोइंसिडेंट मतलब वी हैव ओवरलैपिंग लाइंस, वी हैव, ये सारी चीजें ना साइड बाय साइड आपके दिमाग में आए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यूज, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब उसमें a1 होता है x का कोएफिशिएंट, पहली पहली इक्वेशन का, b1 होता है y का कोएफिशिएंट और c1 होता है कांस्टेंट टर्म। वही सेम a2 इज x का कोएफिशिएंट, हम यहाँ पर आए y का कोएफिशिएंट और फिर देखा कांस्टेंट टर्म में 28 माइनस क्यू वाई। तो ये जो y है माइनस क्यू वाई, ये कांस्टेंट टर्म का हिस्सा नहीं होती ना, तो क्या करेंगे इसको, इसको यहां से उठाकर, मतलब ये स्टेटमेंट हमसे थोड़ा सा काम करवाना चाहती है कि y को इकट्ठा कर दो, y अलग किया हुआ, बस इतना सा काम करना था। तो ये बन जाता 2px, y को कॉमन लिया, p प्लस क्यू। कभी मैंने आपको जब समझाया था ना, मैंने कहा था y का कोएफिशिएंट और वो स्कैटर्ड होते हैं। कभी कभी इक्वेशन को मुझे डिफिकल्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, कंफ्यूज करना है तो क्या करूंगी, उसको स्कैटर कर दूंगी। कुछ नहीं करना, एक्स को इकट्ठा लेकर आओ, वाई को इकट्ठा लेकर आओ, जैसे इक्वेशन की सॉल्विंग में आप करते थे। लीनियर इक्वेशन के नॉन वेरिएबल क्या करते थे, एक जगह यहाँ एक्स लिखा हुआ है, इक्वल टू के बाद एक्स बाय 2 लिखा है, आप कहते थे एक्स को इकट्ठा कर दो। वही लॉजिक यहाँ होगा और हर बार होगा, ठीक है। सेम तरह की टर्म्स, सेम तरह के कोएफिशिएंट्स को आप इकट्ठा कर दोगे। क्लियर हो गया, सेम तरह की टर्म्स और सेम तरह के कोएफिशिएंट्स को आप लोग इकट्ठा कर लोगे। इतना क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व। तो ये हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होकर बिल्कुल सही वाली फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और कंडीशन में हो जाएगा 2p अपॉन 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाय 3 इज इक्वल टू 28 बाय 7। कौन सी इक्वेशन कैसे लिखी जा रही है, किसने कहा कि यही a1 होगा यही a2 होगा, वो सिर्फ पोजीशन पर है। अगर मैंने इसको पहले लिख लिया और इसको नीचे लिख दिया, उसके डजंट मेक एनी डिफरेंस, हमारी रेशियो सेम होनी चाहिए। अब ये ना हो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2p/2 और यहाँ पे 3 अपॉन p प्लस क्यू लिख दूं, वो गलत है। समझ में आ गया। अब ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, 3p इज इक्वल टू p प्लस क्यू और क्या आ जाएगा 2p इज इक्वल टू क्यू। एक इक्वेशन ये बन गई, यहां से सॉल्व कर लो। p इज इक्वल टू 28/7, p की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर p की वैल्यू 4 है तो q की वैल्यू क्या है 8। बस इतना सा काम मैंने कहा था, ये वैल्यूज डालकर यहाँ चेक कर लो। जैसे कि ये 4/1 बना, p को आपने 4 रखा, 4/1 रखा, बन गया। और यहाँ पर p इज 4 q इज 8, 12/3 4/1। समझ में आ गया। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 4, q की वैल्यू आ गई 8। अब आपका होमवर्क सच में यही है, जितने भी क्वेश्चन इनफाइनाइटली के मैंने करवाए हैं ना, ये आपके एग्जाम्पलर, पिछली वाली एनसीईआरटी प्लस जो 2-3 हमारे बोर्ड पेपर है वो, और थोड़ी बहुत आदि शर्मा, सारे इकट्ठे कर लो। समझ में आ गया, इतने कर लो। रूल हर बार वही है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस है। अब रूल समझ में आ गया तो नेक्स्ट हमारा स्टेप था कैलकुलेशंस। मुझे ये चीज याद होगी गलती का और ये कैलकुलेशंस में, तो उसके लिए क्या करना है, जो गलत होता है उसको रखो क्वेश्चन को साइड पर, उसको दोबारा से फिर से सॉल्व करो। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, उसको आप फिगर आउट करके कैलकुलेशन नहीं चेक कर पा रहे हो, दिस इज अ ट्रिक। ये सच में एक वही मेथड होता है कैलकुलेशन को इंप्रूव करने का। अगर मुझसे भी गलती होती है, कभी किसके साथ हुआ भी होगा, जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और मुझे समझ नहीं आया गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, मैंने भी किया सॉल्व, मुझे भी समझ नहीं आया, इस स्टेज पर भी
व्हाट आई डू इज उसको छोड़कर उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। और फिर आंसर अगर आ गया तो कंपेयर करते हैं गलती कहाँ होती है, सो दैट आवर माइंड बिकम्स कॉन्शियस कि ये स्टेप भी हम गलती कर सकते हैं, माइनस प्लस के साइन में, मल्टीप्लिकेशन में गलती ऐसे भी होती है कि 28/7 को 3 लिख दिया, गलती इस लेवल की भी होती है। समझ में आ गया? तो इस बात में इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी। कल का कोई भी टेस्ट का क्वेश्चन जो नहीं हुआ, ग्राफ वाले क्वेश्चन हो गए थे। स्टेशनरी प्रॉब्लम कौन सी करोगे? लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, लाइब्रेरी और टैक्सी चार्जेस को स्टार्ट करो, उसके बाद स्टेशनरी प्रॉब्लम। सॉल्व, हाँ घर पे सॉल्व कर दो। देखो पहले एनसीईआरटी थी लास्ट ईयर वाली ये, और अब आपकी हो गई है ये। और फिर भी रोते हो सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा है। अच्छा, हाँ 9th में तो बहुत कम हो गई है, 9th में फिर भी आई से स्टिल वो टॉपिक जो रखे हैं ना उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जैसे नंबर सिस्टम में कुछ भी डिलीट नहीं किया, वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कर दिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। पॉलिनॉमियल्स में बिल्कुल कुछ रिलेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से ना सिलेबस बढ़ बहुत जाता है। ठीक है, हाँ। चैप्टर नंबर वो लीनियर लाइंस एंड एंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज डिलीट कर दी, पूरी डिलीट कर दी। 6.3, हाँ उनको नहीं थी ना। सो व्हाट आई वांटेड फॉर आपका एक टैक्सी चार्जेस वाला क्वेश्चन था जो मैंने टेस्ट में देखा था कि प्रॉब्लम हुई थी सबको या काफियों ने गलत किया था। टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर together with charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is ₹105. तो वो फिक्स चार्ज हमने ले लिया ₹x, और जो डिस्टेंस कवर्ड वाला चार्ज है, चार्ज एज पर डिस्टेंस कवर्ड, वो ले लिया y। इक्वेशन क्या बन जाती है? x plus 10y is equal to 105।
अब इसमें जो मैंने आपको टेस्ट में थोड़ा वेरिएशन करके क्वेश्चन दिया था, प्लस आपको कहा भी था क्लास में लिख लो कि फिक्स चार्ज कहते हैं वेरिएबल चार्ज जो होता है, दैट इज फॉर, it goes like this, taxi charges are rupees are fixed for a, for लिखो, fixed for a distance of 1 kilometer and vary for each kilometer covered thereafter. thereafter लिखा हो, subsequent लिखा हो, इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में चाहे आप 950 मीटर्स गए हो, 999 मीटर्स गए हो। हाँ जी भैया, फिक्स चार्जेस है तो उसमें लिखा है फिक्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, कि इवन इफ यू गो फॉर 0.5 किलोमीटर आपको वो फिक्स चार्ज पूरा का पूरा देना होगा, ठीक है। और अगर आपने 999 किलोमीटर भी मीटर्स भी किया है तब भी आपको वो फिक्स चार्ज देना होगा। फॉर 1 किलोमीटर वो फिक्स चार्ज है एंड वेरी फॉर ईच किलोमीटर कवर्ड देयर आफ्टर। अब अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किया हुआ है, हमारा फिक्स चार्ज हमने कहा ₹X, और जो वो वेरी कर रहा है वो है ₹Y पर किलोमीटर। तो इक्वेशन क्या बन जाती है, x प्लस 9y, जो भी हमें, ठीक है। आपके 9th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था, और लीनियर इक्वेशन में वहां पर और इस वाले में क्या फर्क है, क्योंकि आई सॉ 2-3 बच्चों ने ना उसके हिसाब से काम किया हुआ है और वो हटा दिया यहाँ से, है ना। हाँ, उड़ा ही दिया, नई वाली बुक में है ही नहीं। आपकी 9th वाली बुक में और इसमें क्या फर्क है दोनों में, सो दैट गलती ना हो। हाँ, देखो, अब जो 9th वाली बुक थी ना जिससे आप कंफ्यूज होते हो, क्वेश्चंस को साइड बाय साइड देखो, उसमें और इसमें क्या फर्क है। उसमें लिखा है टैक्सी फेयर इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड subsequent distance it is ₹5 per kilometer, distance covered is X and total fare is Y। समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़ो, आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको जो ये फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस जो रेट दिया हुआ है और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपके निकालने वाली चीजें थी यहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में 10th में आकर आपका जो फेयर है, टोटल फेयर, वो आपको दिया हुआ है 105, डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, ये दोनों मिसिंग चीजें हैं। समझ में आया। आई सॉ क्वेश्चन पेपर जिसमें मुझे नहीं पता कौन था, अब नहीं याद है, पर उसने लिखा हुआ था, उसने क्या लिखा कि 10 किलोमीटर है तो उसने लिखा x प्लस, जो आप बनाते थे x प्लस 9y इज इक्वल टू 10, या जो भी 105 लिखा, इसकी जगह 105 लिखा हुआ था, y लिखा हुआ था यहाँ पर, राइट। इट वाज समथिंग लाइक कि आपने x प्लस 105 कुछ करके लिख दिया y। पहले वाले क्वेश्चन और अब वाले में क्या फर्क है, जो आपको मिसिंग चीजें निकालनी थी इस वाले क्वेश्चन में, वो यहाँ पर दी हुई है, उनसे इक्वेशन फॉर्म हो रही है। समझ में आ गया दोनों में। तभी मैंने कहा था हर बार सोचना है कि एक्स को क्या लेंगे, वाई को क्या लेंगे, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करनी है, राइट। दूसरी चीज जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे हमेशा हमें ध्यान रखना है, जो यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो वो ही यूनिट राइट हैंड साइड में लेना है। अगर मैंने यहाँ पे रुपीज लिया है तो यहाँ पर भी रुपीज ही लेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर x प्लस वाई नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखा है तो यहाँ पर प्लस 25 नंबर ऑफ पॉइंट्स ही आएगा, 1250 नहीं आ जाएगा। कितने पैसे बन गए, दोनों के नोट्स को ऐड किया या डिनोमिनेशंस को नहीं ऐड किया, नंबर ऑफ पॉइंट्स को ऐड किया और 125 बन गया। समझ में आ गया ये चीज, राइट। एक चीज और याद रखना, 2 पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स को सोचोगे अपने आप ही इक्वेशन को सही करने के बारे में ध्यान आएगा और अपने आप समझ में आएगा इक्वेशन फॉर्म कैसे हो रही है। फर्स्ट चीज, you'll always think what are your x and y, what x and y represent
इन द गिवन सिचुएशन। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें x क्या शो कर रहा है, y क्या शो कर रहा है विद यूनिट, याद रखना, ठीक है। और ये चीज ना कहाँ काम आएगी, जब आप डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में इक्वेशन बनाते हो, सबसे ज्यादा उसमें काम आती है ये चीज। दूसरी चीज आपने सोचनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स है किसी भी इक्वेशन में वही राइट हैंड साइड के यूनिट्स होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे रुपीज लिया है तो यहाँ रुपीज आएगा, अगर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स लिया है तो यहाँ भी नंबर ऑफ कॉइन्स ही बनेगा। जैसे कि 4 एप्पल्स प्लस 5 ऑरेंजेस इज नॉट 9 एप्पल्स और 9 ऑरेंजेस। समझ में आ गया आपको, ये बहुत फेमस सा फ्रेज है ना, यू कैन नॉट ऐड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इन द सेम वे यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स लिखूं और यहाँ पे रुपीज लिख दूं। क्लियर होगी चीजें, इस चीज का ध्यान रखना है। अब आओ, आपको इक्वेशंस में या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में, बुक वाले में देखो, बुक अपनी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी के भी क्वेश्चन समझ नहीं आती, एक तो ईयर वाले क्वेश्चन है, ईयर्स वाले, और एक एज वाले क्वेश्चन है, और एक हमारे पास है नंबर वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये वाला। बाकी टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन हो या ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हुआ जो मैंने क्लास में करवाया, सुखमीत समझ में आ रहा है? मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सुखमीत, तुम अनम्यूट कर रहे हो बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तो होपफुली आपको मेरी आवाज सुन रही है, पहली चीज। और दूसरी, अगर मुझे आवाज नहीं आ रही तो यू कैन सेंड अ चैट मैसेज भेज सकते हो मुझे। चलो, हाँ जी बताओ। बुक के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? मैं आपको अभी नंबर वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें लिखा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। दिस इज पेज 36 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, पेज 36 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। The sum of digits of a 2-digit number is 9. Let the digit at units place is equal to x. Let the digit at tens place is equal to y. Therefore, original number क्या हो जाएगा? 10y plus x. और रिवर्स वाला वर्ड मुझे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, तो मैं लिखूंगी रिवर्स नंबर क्या है? 10x plus y। जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन होगा, ये 4 या 3 स्टेप होते हैं, पहले के 3 जो आपके क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे, हमें लिखना है इनको। उसके बाद लिखा है सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स है एक्स एंड वाई, इनका सम इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रही हूँ। सम ऑफ डिजिट्स इज एक्स प्लस वाई एज 9। अब लिखा है 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. अब 9 टाइम्स दिस नंबर की जगह जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था वो हम लिख देंगे। 9 टाइम्स 10y plus x is 2 times the reverse number 10x plus y. अब समझ में आया इक्वेशन जो बनी है डिजिट्स के साथ? तो ये बन जाता है 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y. 88y is equal to 11x. x is equal to 8y. y की वैल्यू 1 आ गई, x is 8, y is 1, x is 8, नंबर क्या हो जाता है हमारा
81। अब क्लियर है? अब हाँ, ओरिजिनल नंबर 10th प्लेस पे वाई लिखा है ना, नंबर इज 80। राइट, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। लिखो सम ऑफ डिजिट्स, ये आपको मैंने क्लास में करवाया होगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit number is 5. The digit obtained, the digit obtained by increasing the digit at tens place. The digit obtained by increasing the digit at tens place by unity is 1/8 of the number. यहाँ पर ना जो डिजिट लिखा है ना, आइडली इट शुड बी नंबर। The number obtained by increasing the digit at tens place by unit is 1/8 of the number. Find the number. तो यहाँ पर भी मुझे समझ में आया कि डिजिट्स दिए हुए हैं ऑफ अ 2 digit number. So what my x and y should be respectively digit at ones place, digit at units place. x y को वही रखना जो आप कंफर्टेबल फील करते हो, थ्रू आउट आप यूज करोगे। ऐसा नहीं कि एक बार किसी को x ले लिया, किसी को y ले लिया। ठीक है, तो एक ही चीज जो हम यूज करते हैं उसी को लिखना बार बार। राइट द डिजिट एट टेंथ प्लेस, एट यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे हम लिखेंगे x, टेंथ पे लिखेंगे y। नंबर फॉर्म करो। लक्षित, आहिल नहीं आएगा आज, लव्या, गौतम इज हियर, शुभी है, मान्या, जिति, जसलीन नहीं आई, नव्या, सानवी, विस्मीत, कायशा, शिवेन इज हियर, दर्पण, रेहान, कबीर, रेयांश, आरुष, गीतांश नहीं आएगा, आरव इज हियर, ईश्वी नहीं आएगी, सुखमीत, सिंजन, गुरली। ठीक, ठीक है। तो आपने लिया डिजिट एट यूनिट्स प्लेस एज एक्स, टेंस प्लेस वाई। नंबर क्या फॉर्म हो गया? 10y प्लस एक्स। अब मुझे कहीं रिवर्स दिख नहीं रहा तो मैंने रिवर्स लिया नहीं है, ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी? समझ में आ गया ना? सम ऑफ डिजिट्स मेरे पास दिया हुआ है तो x प्लस वाई इज 5। ठीक है, जहां पे ये सम का मतलब है मेरा प्लस साइन आ गया। डिजिट्स जो लिए थे हमने वो x एंड y है तो x प्लस वाई हो गया। राइट, द नंबर ऑब्टेन्ड इंक्रीजिंग द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है? y। बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के डिजिट को 1 से इंक्रीज करने के बाद एक नंबर बनता है। वो नंबर क्या है? 1/8 ऑफ द नंबर। इसे कहते हैं वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेशन। जैसे हिंदी टू इंग्लिश होती है, इंग्लिश टू हिंदी होती है ना, वही चीज है ये। समझ में आ गई इक्वेशन? हमें सॉल्व कर लो या 2 इक्वेशन। अब इसके बाद ना देखो, अब इसमें हम कहें कि ये क्या इक्वेशन आ गई। जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 दिया था वो ऐसी ही इक्वेशन थी।
एक्स कहीं और है, वाई एक जगह और दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये नंबर्स थे तो हमारे लिए आसान था, जहां पे वो पी क्यू आर दे दिया हम बोला क्या आ गया, कुछ नहीं करना, हमारा लॉजिक नहीं रहेगा, है ना, हमारा काम नहीं रहेगा, एक्स को इकट्ठा करो, वाई को इकट्ठा करो, सभी टर्म्स को इकट्ठा करके देन थिंक। तो ये आ जाएगा 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, सो इट बिकम्स x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये दो इक्वेशन अपने पास बन गई, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो, यही है कि कुछ गलती है? तो y इज इक्वल टू 3, इफ y इज 3, x इज 2, हमारा नंबर क्या बन जाएगा, इसका 1/8 किया क्या होता है 4, और यूनिट टेंथ प्लेस में क्या है 3, 3 को 1 से इंक्रीज करते हैं 4, और 1/8 करते हैं 32 का, तब भी क्या आता है, समझ में आ गया? एक मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन करवाए थे, फिर मैंने करवाई थी एज प्रॉब्लम्स, इसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवाऊंगी थोड़े से, एंड देन लास्ट में ग्राफ, ठीक है, और अगर काम खत्म हो गया जल्दी छुट्टी भी हो जाएगी। ग्राफ में मैंने एज प्रॉब्लम्स करवाई थी, एज वाली प्रॉब्लम्स में किसी को डाउट है कहाँ तक देख लो, एज वाले क्वेश्चन कौन से करवाए थे, क्लास में करवाए थे कि बुक के जो थे वही वही दिए थे? एज वाला कोई एक्स्ट्रा दिया था? कोई पिक्चर क्लिक करके एज वाले क्वेश्चन की आई डोंट थिंक सो मैंने भेजी होगी, है ना। चलो फिर ऐसा करते हैं, आपका एग्जाम्पलरी मैं ओपन करती हूँ, एग्जाम्पलर है किसी के पास? तो ना ये अब तो वैसे आप लोग बच्चे ऑनलाइन वाले हो चुके हो सब, है ना, तो ये पीडीएफ अवेलेबल है एग्जाम्पलर के, पता है ना हमें, पता है सबको? ठीक है, इसमें जो नहीं है ना क्वेश्चंस वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बुक से डिलीट हो चुके हैं, तो वो नहीं करवाऊंगी। इन सभी क्वेश्चंस की बेसिकली फर्स्ट एग्जाम्पलर की सभी चैप्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज तो करना ही, क्योंकि सारे एमसीक्यू और सेकंड एक्सरसाइज रीजनिंग होती है, तो एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन वो आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 1, ये वाला, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दे हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 5x, लिखो इस स्टेटमेंट्स को, 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 9y इज 24/5। तो जहां पर ये 24/5 दिखा, मैंने क्या किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15x माइनस 27y इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन खत्म हो गई, इन दोनों को कंपेयर कर, तो द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ, जैसे कि ये हमारे क्वेश्चंस है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनमें से काफी चीजें मैंने करवा दी थी, एक्सरसाइज कर लेना, जैसे कि ये वाला करना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास में करवाया है, क्वेश्चन 9 करेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 10, तीनों इक्वल नहीं है, 1/3 1/3 नहीं है, क्यों नहीं है? 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और है 9 5 का 45 है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, हाँ, मैंने भी गलत लिख दिया, ठीक है, ये ठीक है ना, तो ये आ गया 15x माइनस 45y इक्वल्स टू 24, अब ठीक है, तो वैसे ही बन रहा था, ये देखो ना, यहाँ पर ये 5 है और ये 15 और ये 9, तो ये 5/3 की रेशो हो रही है, अब ठीक है, चलो मैंने आपको ये चार ये क्वेश्चन का सर्कल किया ना, इनको करोगे आप?
if the lines 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then find the value of k. लाइन्स आर पैरेलल तो हमारी कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. अगर हम वैल्यू ऑफ k चेक करें तो इट शुड बी 15 by 4. k is equal to 15 by 4. क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्लास में मैंने करवाया भी था और इसे इंपॉर्टेंट भी कहा था. ठीक कहा ना? हाँ, समझ में आया? हमारा इंस्टिंक्ट क्या होता है? हमने सॉल्व किया, सी की वैल्यू 3 आ गई, कहा कि आंसर आ गया. इनफैक्ट इट शुड बी नो वैल्यू बिकॉज कॉन्शियस रो हमारा c1 बाय c2, दो रेशियोज हमें दे दी और ये दोनों आपस में कभी इक्वल हो ही नहीं सकते. दे आर नॉट इक्वल. दैट्स व्हाई द गिवन सिस्टम कैन नेवर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा डिफरेंट सा है, मतलब इसको समझने में पढ़ने में टाइम लग सकता है. या वन इक्वेशन इज given, find the second equation. या what could be the second equation? एक इक्वेशन आपको दी हुई है -5x प्लस 7y इक्वल टू 2. इन चारों में से सेकंड इक्वेशन कौन सी हो सकती है? दीपक, चेक कर लिए कोएफिशिएंट इसमें? अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, रेशियो इज 1/2, रेशियो इज 1/2, लेकिन यहाँ पर 2 है और ये 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -1/2 हो गया. समझ में आ गया? इनफाइनाइटली मेनी में या डिपेंडेंट में, दैट मीन्स हमने लेनी है कोइंसिडेंट लाइंस और ये लुकिंग फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट? तो इस केस में a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2. जब आप x को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पर भी x को पॉजिटिव बना लो. 5x minus 7y equal to -2. समझ में आ गया? इन चीजों से क्या होता है, हमारी कंपैरिजन इजी हो जाती है. जब आप x को नेगेटिव ले रहे हो तब इसी इक्वेशन को देखो. अगर आप c को राइट हैंड साइड पे लिख रहे हो तो दूसरी वैल्यू में भी राइट हैंड साइड पर ही लिखो. अगर लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखो. इतना क्लियर हो गया? आंसर होगा डी पार्ट. नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होती. पैरेलल लाइन सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता है. ठीक है. जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने क्या इक्वेशन लिखी इस बात पे आपका इक्वेशन डिपेंड ही नहीं करता. आई गिव यू दिस एग्जांपल ओनली कि मैंने अगर इंडिपेंडेंट बनाना है, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने एक इक्वेशन यहाँ से उठाई, एक इक्वेशन वहां से उठाई, दोनों को कंपेयर किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा. बट इफ आई वांट कोइंसिडेंट लाइंस, तो आपने क्या लिखा है या मैंने क्या लिखा है, इस बात पे मेरा सेकंड वाला आंसर डिपेंड करता है. ठीक है. तो पैरेलल लाइंस में इट्स नाइदर इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट बिकॉज सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है. ठीक हो गया इतना? इसको हम मानते हैं इनकंसिस्टेंट है. अब इसमें करना है कि कौन सी वाली लाइंस का, इसमें कह रहा है कौन सी वाली इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 है. इसका मतलब क्या करना है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -3 पुट करके हर एक इक्वेशन में चेक करनी है. इस वाले में भी करोगे, दोनों में करोगे,
इसमें भी और इसमें भी। जैसे मैंने इसमें किया 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 3 कितना बन गया, नहीं हुआ, तो मैंने इसको पहले ही कंसिडर कर लिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर लेते हैं तो 2 माइनस 4 इंटू माइनस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिया 5 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 13 इक्वल टू 0। हमारा सॉल्यूशन जो है एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही सिचुएशंस को सेटिस्फाई, दोनों ही इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस करेंगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 करवा दिया था, 13 क्वेश्चन ट्राई करो। क्या बच्चे, सी पार्ट में बच्चे, यहाँ पे डी में ये ले 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 15 माइनस 11 तो आ गया। दूसरी वाली क्वेश्चन में चेक कर 8 a pair of linear equations। तो अब ये दूसरी गलती है ना, 4 माइनस 15 बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अब इसमें हाँ बताओ क्यों नहीं होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी है। So this is not the only solution, it has multiple solutions। समझ में आ गया। देखो ना सारी रेशियो सेम आ गई, 2/4 5/10 11/22। So all the numbers are same। It does not show a unique solution, it shows a consistent solution। सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट कहा जाएगा ना, लिख लो इस चीज को। हाँ दिस कुड बी वन ऑफ द सिचुएशन जहां पर सच में आप कहो कि मैम ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया। यहाँ लिखो अगर कंसिस्टेंट कहा जाता ना, कंसिस्टेंट, तब आप दोनों मार्क करते। आपको कहा है यूनिक और दो हमारे पास सिस्टम आ गए जिसका आंसर आ रहा है, तो चेक करो किसी में इनफाइनाइटली तो नहीं है। ठीक है, नाउ दिस शोज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और सिर्फ इसमें यूनिक है क्योंकि रेशियो सेम नहीं। क्लियर हो गया, फाइन। चलो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13 करो। एज ऑफ फादर इज 6 टाइम्स एज ऑफ सन, 4 years hence age of father will be 4 times son's age। present ages in years of son and father are। प्रेजेंट एज क्योंकि सन लिखा है, पहले तो मैंने एक्स लिखा सन की एज को, और फादर की एज को मैंने ले लिया वाई। पहली क्वेश्चन क्या बनी, फादर्स एज इज 6 टाइम्स सन्स एज। फादर्स एज की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई। इसकी जगह इक्वल टू 6 टाइम्स मतलब 6 से मल्टीप्लाई हुआ x। तो पहली क्वेश्चन होगी y इज इक्वल टू 6x। 4 years hence, hence का मतलब बाद, लेटर। एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या हो जाएगी y प्लस 6। 4 टाइम्स हिज सन्स एज, उस टाइम की x प्लस 6। तो मेरे पास बन जाता है y प्लस 6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 6। ये होता है 4 years। मैंने 6 ले लिया। ठीक है, 4 years hence है तो x प्लस 4 y प्लस 4 इक्वेशन फॉर्म कर ली 4 टाइम्स, राइट। अब देखो ये था जब हमें इक्वेशन के 2 मार्क्स में हो, ऑब्जेक्टिव में हो, मुझे आंसर नहीं पता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशंस में अगर एमसीक्यू में आ जाए ना तो सबसे आसान है। ऑप्शंस ले लो, 6 टाइम्स कहां पर आता है, ये वाला आंसर वैसे खत्म हो जाएगा। सन एंड फादर, फादर एंड सन का, सन एंड फादर का है ना, तो सन की एज 4 फादर की एज 24 हो सकता है। सन की एज 6 फादर की एज 36 हो सकती है। 5 and 30 ऑल्सो पॉसिबल। अब 4 years hence का है, 4 years hence सन की एज कितनी हो जाती है 8, फादर की एज 4 टाइम्स हुई नहीं, सन की एज कितनी हो जाएगी 9, सन की एज इज 10 40। ठीक है,
तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ऑप्शंस के थ्रू बहुत जल्दी होते हैं जब हमारे पास उसे एमसीक्यू फॉर्म में आए। अदरवाइज अगर 2 मार्क्स में होगा तो इक्वेशन से फॉर्म करनी होगी, एंड समटाइम्स इट सेज जस्ट फॉर्म द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट्स इट। सॉल्व करने को नहीं कहा होता, तो उतना ही काम करना, सॉल्व करने के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। इसमें ये सब क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ये वाला भी करवाया हुआ है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन पेपर में ऐसा वाला जरूर आएगा, अभी वाले पेपर में भी आ सकता है, मई वाले एग्जाम में। लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला करो। चलो, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 1। अब तीनों ही केस में मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। नो सॉल्यूशन होगा तब क्या वैल्यू है, इनफाइनाइटली में क्या वैल्यू है, और यूनिक में क्या वैल्यू। पहले तो मैं सिर्फ रेशियोज फॉर्म करूंगी। नो सॉल्यूशन मतलब पहले दो रेशियोज इक्वल हो, नेक्स्ट वाली रेशियो इक्वल ना हो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, +1 या -1 शुड नॉट बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 1 लिखा है एक्सेल, पढ़ वाली रही। लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू +-1। करो सर। हमारी इक्वेशन बन गई, फ्रॉम हियर इट विल बी लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, which should not be equal to lambda square upon 1। इसको सॉल्व किया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, +-1। कैन यू टेक +1? +1 ले सकते हो? नहीं ले सकते। +1 के लिए तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। +1 में तीनों इक्वल हो जाएंगे, देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो आई विल ओनली हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज -1। कि लैम्डा अगर -1 के इक्वल होगा, ये तो +1 गई रेशियो, ये -1। इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज -1। lambda should be equal to -1 so that the given system, ठीक है, should have infinitely sorry no solution। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। चलो इनफाइनाइटली मैनी करो, कम टू इट लेटर। इनफाइनाइटली मैनी में the only value possible is 1, ठीक है ना, उसके अलावा कोई और नहीं। यूनिक सॉल्यूशन में should not be equal to +-1, ना +1 ना -1, ठीक है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। नो सॉल्यूशन में फिर से एक बार सोचो, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, क्या सिर्फ 1 पॉसिबल है या इसके अलावा भी और वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द वैल्यू 2,
हो गया, सबसे डिस्कशन क्या हो गया? अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा? ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और क्या आ जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तब होगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएगा तब, रेशो सेम आती है। ये क्या बन गया? 2/1, और यहाँ क्या बन गई? 1/, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पर भी आपको करवाया हुआ है, 3 भी करवा दिया था मैंने, 4 भी टेस्ट में कवर हो गया था, देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5 भी करवा दिया था, 6, 7 भी ऑलमोस्ट कर सकते हो, 8, 9 में जो नहीं करने हैं ना इसमें से, ये वाला क्वेश्चन जहां पर वेरिएबल आपको दिख गया इन द डिनोमिनेटर, टीचर स्कूल टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना, ये नहीं होगा, ये करना है हमको, और ये वाला भी। ठीक है, दिस वन, हाँ, 6 पार्ट फिर भी आ सकता है। ठीक है, अभी नहीं करवाऊंगी पर, हाँ जी, 7 पार्ट ट्राई करो। नहीं, 7 पार्ट नहीं करना अभी, मेरा 5:30, 5:30। हाँ हाँ, कौन सा सिम कार्ड? वो मम्मी के पास नीचे होगा पे। पता नहीं यार, अब तो फिर मिलना भी मुश्किल होगा। सिम कार्ड मिल जाता है ना फिर। हाँ हाँ, चलो। अब इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन कर लो। Angles of triangle are x, y 40 degrees. Difference between the two angles x and y is 30 degrees. Find x and y. अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो एक रिलेशनशिप आपको पता है, क्या होता है? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180। तो ये अपने आप से इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो आपको एंगल्स दिए हुए तीनों, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 140। डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y, तो x एंड y आप 30 डिग्री लिख लोगे, डिफरेंस बिटवीन का है ना, तो y माइनस एक्स भी हो सकता है। ठीक है, बस इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, जहां पर डिफरेंस कह दिया ना, तो आपने x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स दोनों लिखना है, बिकॉज यहाँ पर फर्क आएगा कि x को 30 बना रहे हो या x को 40 बना रहे हो। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉल्व करती हूँ, x प्लस वाई इज 140, x माइनस वाई इज 30, so from here I will get x as 2x as 170, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 85। और अगर x 85 है तो y कितना हो गया? 55। अब सेकंड केस में क्या होगा? y हो जाएगा 85 और x हो जाएगा 55। तो ये दो अलग पॉइंट्स बनकर आते हैं, दो अलग सॉल्यूशंस बनकर आते हैं, तो इसमें x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर नंबर कटेंगे, अगर हम कहते हैं कि हम y माइनस एक्स नहीं लिखकर आएंगे तो बिल्कुल नंबर कटेंगे। ठीक है, आप x बिगर लेकर भी नहीं कर सकते कि x इज बिगर, व्हाट इफ y इज बिगर, देन यू से y इज 85, x इज 55। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन 16 करो। 16 इंपॉर्टेंट है, 17, 19, 20 तो हो ही जाएगा, 21 हम करेंगे, और 22। ठीक है, अभी फिलहाल इतनी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना वो सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का होगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का होगा।
2 years ago Salim was twice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. So let the present age for Salim equal to x years, for daughter equal to y years. 2 years ago की बात है तो x -2, डॉटर y -2. समझ में आ गया? जब आप एजेस को कंपेयर करते हो तो उस टाइम की एज ही लेना है, वरना प्रेजेंट एज हमेशा मेंशन किया होगा. तो सलीम was thrice as old as his daughter. समझ में आ गया? कैन यू विजुअलाइज दिस थिंग? जो मैं समझाना चाहती हूँ, सीरियसली कह रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ कि कैसे मैंने वर्ड्स को इक्वेशंस में ट्रांसलेट किया है, कैसे मैंने सलीम की एज को 2 साल पहले वाली को x-2 लिखा, डॉटर्स एज 2 साल को मैंने कहा कि अब ये बन चुका है y-2, और ये वॉज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन जब मैं स्टेटमेंट को साथ में रखती हूँ. तो 6 years later इमीडिएटली मेरे दिमाग में आता है कि ही वो बन गया x+6, ट्वाइस हर एज क्या बन गई, y+6. इक्वेशन क्या आई, x+6 इक्वल्स टू 4 years older. 4 years older मतलब 4 साल ज्यादा बड़ा, 4 साल बड़ा, देन ट्वाइस हर एज, उस टाइम की. समझ में आ गया? वरना यहाँ लिखा होता है ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, ट्वाइस हर एज नाउ. ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे, x-2 इज इक्वल टू 3y-6. x-3y वैल्यू क्या आ गई, -4. x+6 इज इक्वल टू 4 + 2y + 12, है ना? तो x-2y 16 - 6 कितना हो गया, 10. बाय 14x. हाँ जी, कहाँ गलती हुई है? सॉल्व हो गया? दर्पण और सुखनीत ऑनलाइन सॉल्व हो चुका है आपसे? यस मैम. 2 इक्वेशन क्या बनी थी, सॉल्व करो कि हो चुका है सॉल्व? सुखनीत हो गया सॉल्व? इक्वेशंस क्या बनी थी दोनों, x-3y -4, और दूसरी क्या थी, x-2y -10 + 10. -10 इक्वल टू 10 है, तो -10 हो गया, माइनस प्लस 10 है कि प्लस 4. ठीक, तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ से y +14, -y + 14 इज 0. y की वैल्यू आ गई 14. अगर आप y की वैल्यू को 14 लिखते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, 42 - 4 30. ठीक है? और फिर इस सिचुएशन को कंपेयर कर लो, वेरीफाई कर लो, ये बहुत अच्छी चीज रहती है. क्वेश्चन नंबर 17 ना वैसे ही क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये जो वर्ड दिया हुआ ना, ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इस वजह से हमें लगता है 3 वेरिएबल्स हैं. 3 वेरिएबल्स नहीं है सिंगल वेरिएबल. ठीक है? सम ऑफ एजेस दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करो. बताओ. The age of father is twice the sum of ages of his 2 children. After 20 years, his age will be equal to sum of ages of his children. Find the age of the father. Let the age of father be x years. अब 2 बच्चे दिए हैं और उसमें हमें क्या कहा हुआ है, सम. तो लेट द सम ऑफ एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन बी इक्वल टू y. तो पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, बिल्कुल हमारी पहली इक्वेशन बन गई x इक्वल टू 2y. अब आओ सेकंड इक्वेशन पर. आफ्टर 20 इयर्स फादर की एज क्या हो गई, x + 20 लिख लो, और जो सम ऑफ एजेस है वो क्या हो गया,
सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा 20 साल के बाद, y प्लस 20, सम है y प्लस 40। दो बच्चे हैं, दोनों की एज 20 आगे बढ़ गई, बस उसमें यही एक गड़बड़ है या यही एक ट्रिक है। तो आफ्टर 20 years द एज ऑफ फादर विल बी x प्लस 20। और क्योंकि आपने सम लिया था, दो बच्चों की एज है, उसका सम ले रही हो, तो दोनों ही 20 से बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास वो एज हो जाएगा, वो सम हो जाएगा y प्लस 20 y प्लस 40। बस इसमें यही एक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर 20 years x प्लस 20 विल बी इक्वल टू, हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस, तो y प्लस 40। समझ में आ गया? 19th कर लो, 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19th हो जाएगा और 21st, 20th तो फिर भी कर सकते हो बिकॉज बुक्स पर रीडिंग है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, करवा दिया था मैंने क्लास में ये। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है और 21st इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। 22nd तो साइक्लिक वाली प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है, 9th में पढ़ा हुआ है साइक्लिक कोऑर्डिनेशन। There are some students in two examination halls A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 are sent from A to B. But if 20 are sent from B to A, number of students in A become double the number of students in B, है ना। ये पढ़ने के बाद कुछ समझ नहीं आता। तो हमेशा पहली चीज क्या सोचना है, वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए लिखो, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ जी क्यों नहीं लिख रहे हम, क्या है, क्या लिखोगे, ये लिखा हुआ है तुमने, let the number of students in hall A equal to X. Let the number of students in hall B equal to Y. So first हमारा केस है, if 10 students are sent from A to B, number of students in each hall कितने हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। तो x माइनस 10 और y प्लस 10 इक्वल हो गया, समझ में आ गई है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, बट इफ 20 are sent from B to A, B क्या था y, A क्या है x, B से A में भेजे, तो B में हो गया -20, A में हो गया +20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम डबल, A ज्यादा हो गया, B कम हो गया, तो यहां से जो B A है वो डबल हो गया B का। number of students in A become double the number of students in B. Students in A कितना था x plus 20 और B कितना था y minus 20 और वो डबल हो चुका है, x plus 20 is double of y minus 20। समझ में आ गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया x plus 20 is double of y plus 20। तो x minus y is equal to 20, x minus 2y is equal to 20। ये भी नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
x माइनस 2y इज इक्वल टू 60, और मेरे पास आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आ गई? कुछ गड़बड़ किया मैंने, क्या गड़बड़ हो रही है? माइनस माइनस, तो y की वैल्यू 80, x इज 100, 60 एंड 120। चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आता है, आपके टर्म एग्जाम्स के पेपर्स में आया भी होगा। In a competitive exam, 1 mark is awarded for each correct answer, while half mark deducted for every wrong answer. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. So how many questions did she answer correctly? तो पहली चीज हम क्या कहेंगे? What is x? What is y? x क्या है और y क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो let the number of answers, let the number of questions answered correctly, या नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स हमने ले लिया x और रॉन्ग आंसर्स हमने ले लिए y। कितने क्वेश्चन थे एग्जाम में? 120। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट एंड रॉन्ग x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 एंड गॉट 90 मार्क्स। 90 मार्क्स कैसे आए होंगे? 1x प्लस, अच्छा सही आंसर करने के 1 मार्क्स मिलते हैं प्लस 1, है ना? और गलत आंसर के कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं? हाफ। डिडक्ट का मतलब माइनस है ना? तो आपने x क्वेश्चन को सही आंसर किया, कितने मार्क्स मिल गए? 1 इंटू एक्स। y क्वेश्चन गलत हो गए, कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं? y इंटू 1/2 डिडक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो सही मार्क्स को कम कर रहे हैं, और क्या आ जाएंगे मार्क्स हमारे? 90। समझ में आ गया? x 100/20। दो क्वेश्चन और करवाऊंगी स्टेटमेंट के, उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन करवा। ठीक है, एग्जाम्पलर में डिस्टेंस वाला ही एक क्वेश्चन है जो पेपर्स में आ भी सकता है, वो करवाऊंगी बस, उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन होगा। इक्वेशन फॉर्म हो गई, हमारे पास आता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 180 और x प्लस वाई इक्वल टू 120 दिया हुआ है। तो 3x इज इक्वल टू 300, x कितना आ गया? 100, और फिर x इज 100, y की वैल्यू क्या आ गई? 20। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 100, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 20 सॉरी। ठीक है, 22nd क्वेश्चन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? ऑपोजिट एंगल्स आर, ठीक है ना? तो अगर एंगल ए दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, उसका ऑपोजिट एंगल क्या हुआ? बनाओ क्वाड्रिलेटरल बनाओ, है ना? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हुआ साइक्लिक, ए बी सी डी। एंगल ए क्या दिया हुआ है? 6x प्लस 10। एंगल बी दिया हुआ है 5x। एंगल सी कितना दिया हुआ है? x प्लस 5। एंगल डी कितना दिया हुआ है? 3y माइनस 10। अब क्योंकि है साइक्लिक तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कौन से ऑपोजिट एंगल्स है? एंगल ए के साथ ऑपोजिट कौन सा है? सी। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। अब x क्या दिया हुआ है अपने में से, मतलब एंगल ए क्या दिया हुआ है?
6x+10, c क्या दे दिया, x+y, बन गई इक्वेशन। ठीक है, ऐसी b और d को ले लेंगे, 5x+3y-10 इज इक्वल टू 180। दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। सिर्फ हमने यूज किया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, दैट्स इट। हमें एंगल दिए हुए थे, और इस चीज में ना, अगर तो ये एक्स और वाई है, आपकी बुक में क्वेश्चन था जहां पर ना एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती थी। अब आप कहते हो कि एंगल से नेगेटिव नहीं आ सकते, पर ओवरऑल उस वैल्यू को वो नेगेटिव नहीं बनाएगा। आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन, घर से कर लेना इसको। ये ना आपको लास्ट ईयर ऑप्शन एक्सरसाइज में दिया हुआ था। हो गया बच्चे ये? ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। हो जाएगा ना ये तो सॉल्व, है ना? साइक्लिक कर लेना घर पे। अब घर का जो होमवर्क है हमारे लिए वो ये वाला क्वेश्चन है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ना लास्ट ईयर ऑप्शनल एक्सरसाइज में था। ठीक है, ऐसा करके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। दिस इज A, B, C एंड D। ये लिखा हुआ है 4y+20, 3y-5, -4x, -7x+5। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा, इसमें लिखा है फाइंड द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ये क्वेश्चन करना है आपको होमवर्क में। एक क्वेश्चन ये है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B is equal to 2 times angle A plus angle B. Find the angles of triangle. ये दो क्वेश्चन है जो होमवर्क में करने हैं आपको। ठीक है, चलो ये तो तुम करोगे। अब जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन करने हैं हमें वो ये वाला है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो बाद में ही करेंगे, पर अभी के लिए जो आपको करना है ये क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, हो गया तुम लोग को। मैं आपको दो दूसरी बार अब Ankita travels 14 kilometers to her home, partly by rickshaw, partly by bus. She takes half an hour if she travels 2 kilometers by rickshaw and remaining distance by bus. ये वाला भी नहीं करना क्योंकि इसमें भी नहीं गो फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। ठीक है, मैं इसका ना वही ले लेती हूँ 3।
ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलना, ठीक है। इसे लिख लो, एग्जाम्पलर में है। प्लस बाकी सब क्वेश्चंस अगर हमारे डिलीट हो गए ना तो ये पेपर में आ सकता है, मे टेस्ट में भी दे सकते हैं और फाइनल्स में भी आ सकता है। तो रेलवे टिकट, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ टू फुल फेयर, बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। तो टिकट के ना दो इसमें एस्पेक्ट्स बताए हैं। कोई भी रेलवे टिकट होती है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है रिजर्वेशन चार्जेस और एक होता है फेयर, ठीक है। तो रेलवे हाफ टिकट, अगर कोई भी हाफ टिकट है तो उसका कॉस्ट है हाफ द फुल फेयर, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम होंगे। सीट को रिजर्व करने के चार्जेस दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसमें हमारा एक्स और वाई क्या आया, लास्ट लाइन देखो उसमें क्या कहा है, फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड रिजर्वेशन चार्जेस। So let the full fare be equal to rupees X. Let the reservation charge is equal to rupees Y. ठीक है। अब टिकट दो तरह की होती है, एक फुल टिकट एक हाफ। और हमने क्या कहा था कि टिकट है मेड अप ऑफ रिजर्वेशन चार्जेस प्लस फेयर। अगर फुल टिकट है और एक हाफ टिकट है, ठीक है, रिजर्वेशन चार्ज दोनों में सेम होगा। फुल टिकट में फेयर पूरा लगेगा, हाफ टिकट में फेयर कितना हो जाएगा, एक्सपायर। बस इतना इस चीज को समझना है। ये सिचुएशन पहली बार में समझ नहीं आएगी, इसको रट्टा ही मानना पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर में आ सकता है कि इसको समझना, इसको एज इट इज एक बार याद करना, ठीक है। टिकट के हमेशा दो एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं इसमें, रिजर्वेशन चार्जेस जो सेम है हाफ टिकट में भी फुल में भी, और जो फेयर है वो हाफ में आधा हो जाता है, फुल में फुल ही रहेगा। तो हमारे पास फुल टिकट की इक्वेशन बन जाती है y प्लस एक्स, एक्सप्रेशन बनता है y प्लस एक्स, हाफ का बनता है y प्लस एक्स बाई टू। अब वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू बी कॉस्ट 25-30। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25-30। So one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket. तो जब मैंने फर्स्ट क्लास टिकट किया और फर्स्ट क्लास हाफ टिकट किया, रिजर्व चार्जेस आर 3810। पूरी टिकट और हाफ टिकट को ऐड करके 3810 बनता है, जबकि पूरी टिकट है 2530। बस ये दो सिचुएशंस बनी है, इक्वेशंस में सॉल्व कर लेना, यू गेट द आंसर, ठीक है। अब मैं ग्राफ का क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। हो गया बच्चे सबका, ये तो सॉल्व कर लोगे इसको कि नहीं, करो। मेरे पास इक्वेशन बनती है यहाँ पर 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3810, और यहाँ से है x प्लस वाई इज 2530। तो मैं इसको ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5060, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। तो 1.5 में से 2 माइनस कर रहे हो, 3/2 का मतलब 1.5, तो ये आ जाएगा -1/2x इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे 582, है ना, माइनस 185, बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, रुक जा कर रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कट जाओ ना 10 में, मैंने क्या गलती की है, 4 माइनस 3 माइनस हाफ ही होगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 5060, ये भी ठीक है,
और जब इसको सॉल्व किया x plus y, x plus y is equal to 25, 30 and x by 2 plus x plus y is equal to 3810. तो x plus y is 25, 30 और यहाँ से आ जाएगा 3x by 2 plus 2y is 3810. तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2x plus 2y is equal to 5068. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो जाता है, माइनस 1850 नहीं 1250, 2 माइनस, हाँ अब आ गया आंसर, x की वैल्यू आ गई 25, x is 2500 and y is rupees, x is 2500, y is 30. अब आ जाओ ग्राफ वाला क्वेश्चन। ग्राफ वाले क्वेश्चन में किसको डाउट है? सिर्फ सानवी। और ग्राफ ड्रॉ करना आता है सबको? हाँ, थोड़ा सा तुम्हें भी नहीं आता। चलो चलो करो। x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ग्राफ के सिर्फ दो क्वेश्चन करवाऊंगी, एक ये वाला और एक दो इक्वेशन वाला, दैट्स इट। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे ग्राफ पे ड्रॉ करना है, इस लाइन को, राइट। तो किसी भी लाइन को जब ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है ना, तो पहली बात तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली, नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली आई ऑलवेज टेक इंटीजर पॉइंट्स, माइनस 1 2 3 4 1.1 1.5, मैं बहुत कम होगा लूंगी, मतलब चांस की बात है कि अगर मुझे कुछ और नहीं दिख रहा तो आई टेक दैट वन, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिया x और y, x को लिया 0, y विल बी इक्वल टू 1 एंड इफ आई टेक y एज 0, x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक पॉइंट और लेना है, x को लिया -2 या +2, y को ले लिया -1, x is +2, y is -1। अब हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर पे x एक्सिस, y एक्सिस और स्केल अकॉर्डिंगली हमने ले लिया। दिस इज 0, -1 -2 1 2 1 2 3 -1 -2 माइनस। ठीक है, तो 0 और 1 ये वाला पॉइंट आ गया, 0 1 एक ये पॉइंट है, 1 0 एक ये हो गया, और +2 -1 +2 -1 ये वाला। अब ग्राफ को, लाइन को ड्रॉ कर। ठीक है, तो जब आपके पास एक सिंगल इक्वेशन आएगी ना, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, तानवी समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जब आपको एक सिंगल इक्वेशन दी जाएगी तो कहा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मुझे अब बनानी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस कितना है? हाफ। बेस कितना देखो 1 यूनिट, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, ऑल्टीट्यूड भी कितना है? 0 से लेकर 1 तक 1, तो 1/2 स्क्वायर यूनिट। इतना क्लियर हो गया? एक ये चीज आए। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ड्रॉ द ग्राफ। चलो बनाओ। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, determine the coordinates of the vertices।
coordinates of vertices formed by lines and y-axis. अब पहले तो इन दोनों को ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम समझ में आया तुम्हें? तानवी, ठीक है। अब 3x - 2 का वाला लाइन है हमारा, तो 0 एंड -3, ये पॉइंट हो गया। देन यू हैव 1 0, ये वाला पॉइंट आ गया, एंड 2 3। मैं ना कब से आपको नोट कर रही हूँ, आप ये समझते हो कि मैं अगर इग्नोर कर रही हूँ तो मैं मुझे नहीं पता लगा, मैं सिर्फ इग्नोर करती हूँ।
क्योंकि बार बार मुझे नहीं अपना मूड खराब करना होता कि मैं बार बार एक चीज को रिपीट करती हूँ। आपको नहीं पसंद है बैठना, प्लीज मत बैठना। तो इसमें लाइन सीधी नहीं होती है। मैंने पॉइंट सही लिया है कि कुछ गलत लग रहा है? एक्स इज 0, वाई इज -3। ठीक है। एंड एक्स इज 1, वाई इज 0। फाइन। और अगर एक्स 2 होगा 6, 6 में से 3 माइनस किया तो 3 आएगा। ठीक है ना? तो ये लाइन थोड़ी सी ना मतलब स्केल के साथ यही इक्वेशन में है। थोड़ा सा। ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या आता है, जब आपके दो लाइंस दी होती है ना, तो या तो एक एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनता है दोनों लाइंस का। ठीक है। अब इस केस में हमारी दोनों लाइंस है, एक रेड और ब्लैक वाली, रेड और ब्लू वाली। ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल देखो दोनों लाइंस का तो नहीं बनता, बिकॉज इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस के साथ दोनों लाइंस का जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये। ठीक है। तो हमें कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। और अगर मुझे इसके वर्टिसेस लिखने हैं तो एक ये वाला आ गया 1 0, एक ये वाला वर्टेक्स आ गया विच इज 0 -3, और एक ये वाला आ गया 0 -5। लाइंस दोनों ड्रॉ की, दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना उसके वर्टिसेस है 0 -3, 0 -5 एंड 1। और फिर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस 3 से लेकर 5 तक कितने यूनिट्स हो गए? 2। और ऑल्टीट्यूड देखना है, तो ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है ना, इस बेस पर ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा। 1 यूनिट आ गया। देखो ना बच्चे, ये वर्टेक्स है और ये तुम्हारा बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस लाइन को प्रोड्यूस को। ठीक है ना? मतलब डिस्टेंस हमारा जो बनेगा वो 1 आ जाएगा। दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एरिया विल बी 1 स्क्वायर। कितना क्लियर हो गया? इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। इसके अलावा फिलहाल के